आज हमारे द्वारा उपभोक्ता के संतुलन के अंतर्गत गणनावाचक विश्लेषण में एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन करने से पूर्व एक नियम का अध्ययन किया जा रहा है जिसे इकोनॉमिक्स का बेसिक नियम भी कहते हैं। इस नियम का नाम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मैं इस नियम से संबंधित सामान्य परिचय से रिलेटेड बातें आपको बताऊंगी। इस नियम को सर्वप्रथम 1856 ईस्वी में गॉसेन के द्वारा दिया गया था और उन्हीं के नाम के आधार पर इसे गॉसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। मार्शल के द्वारा इस नियम की विधिवत व्याख्या की गई थी। अब हम इस नियम की मान्यताओं का अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी नियम या सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए हमें मान्यताएं, कथन या परिभाषा, तालिका और चित्र या उससे संबंधित और कोई विशेष बात है तो उसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हमारे द्वारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अध्ययन करने के लिए कुछ मान्यताएं ली गई हैं, जिसके अंतर्गत पहली मान्यता उपभोक्ता विवेकशील है, उसके द्वारा सही निर्णय लिया जाता है। दूसरे नंबर की मान्यता उपयोगिता मापनीय है, या दूसरे शब्दों में हम कहें उपयोगिता को मुद्रा की सहायता से मापा जा सकता है और उपयोगिता को अंकों में व्यक्त किया जा सकता है। तीसरी मान्यता के अंतर्गत मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है, मुद्रा के मूल्य को हमने स्थिर माना है या उसकी सीमांत उपयोगिता को हमने स्थिर माना है। चौथी मान्यता में उपभोग की इकाइयाँ समरूपी हैं। समरूपी से अभिप्राय है कि जितनी भी वस्तुएं उपभोग की जा रही है, मतलब एक ही वस्तु हम लेते हैं लेकिन उसकी जितनी भी इकाइयाँ हमारे द्वारा ली जा रही हैं वो समरूपी हैं, उचित आकार की हैं और समान गुण वाली हैं, उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। पाँचवें नंबर की मान्यता में हम लेंगे कि उपभोग की प्रक्रिया सतत हो। सतत से मतलब कंटिन्यूसली हो, ऐसा नहीं कि एक इकाई का उपभोग तो अभी मॉर्निंग कर लिया, एक दोपहर में कर लिया, एक शाम को कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उपभोग की जो प्रक्रिया है वो लगातार या कंटिन्यूसली चलनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी मान्यता रहेगी उपभोक्ता की रुचि में, जिसे हम टेस्ट, इंटरेस्ट कुछ भी कह सकते हैं, आदत में उसकी जो नेचर है, आय में जो उसके पास जेब में रुपए हैं, इनकम है उसकी, और फैशन, इनमें कोई परिवर्तन ना हो। जब हमारे द्वारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अध्ययन किया जा रहा हो उस समय ये सारी मान्यताएं क्रियाशील होनी चाहिए। अब हमारे द्वारा इस नियम का कथन या परिभाषा का अध्ययन किया जाएगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हो या कोई भी नियम हो, उसको प्रारंभ करने से पहले एक शब्द लेते हैं हम, अन्य बातें समान रहने पर। इसी शब्द से हम प्रारंभ करेंगे इसका कथन या परिभाषा। अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु की निश्चित समयावधि में जितनी भी इकाइयों का लगातार प्रयोग किया जाता है, उसकी अंतिम इकाई से, उसकी प्रत्येक इकाई से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है। इसे ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। एक बार और रिपीट करती हूँ मैं इसकी परिभाषा। अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता द्वारा निश्चित समयावधि में एक वस्तु की जितनी भी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, प्रत्येक उपभोग के साथ प्राप्त संतुष्टि या उपयोगिता घटती जाती है। यह नियम, यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है। अब हमने जो परिभाषा दी है इसे मैं एक तालिका के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगी, उदाहरण दूंगा। मान लीजिए कॉलम मैंने 2 लिए हैं यहाँ पर तालिका में। उपभोग की इकाई के अंतर्गत मैंने कोई सी भी वस्तु ले लें आप, चाहे खाने भोजन की थाली के अंदर पहली चपाती, दूसरी चपाती, तीसरी चपाती, चौथी, पाँचवीं, छठी, इस तरह से मैंने ली है। उपभोग की इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 ली है मेरे द्वारा। इसकी पहली इकाई का जब उपभोग किया गया
तो प्राप्त उपयोगिता 10 के बराबर थी या सीमांत उपयोगिता 10 के बराबर थी। दूसरी इकाई पर उससे कम संतुष्टि की प्राप्ति हुई, 6 इकाई के बराबर मैंने लिख दिया। तीसरी इकाई का उपभोग करने पर 4 के बराबर संतुष्टि की प्राप्ति हुई है। चौथी इकाई का उपभोग करने पर 2 के बराबर संतुष्टि हुई है। 5 की इकाई का प्रयोग करने पर 0 के बराबर और छठी इकाई का प्रयोग करने पर माइनस में चली गई है। यहाँ 5 इकाइयों के बाद जब 0 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है तो इसका मतलब है उपभोक्ता अब उस वस्तु का और उपभोग नहीं करना चाहता है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल अपने मैक्सिमम स्तर पर पहुंच चुका है। हमारे द्वारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को तालिका को रेखा चित्र के रूप में या ग्राफीय प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत दर्शाया गया है। यहाँ पर हमारे उपभोग की इकाई ओ एक्स अक्ष पर ली गई है और सीमांत उपयोगिता को मेरे द्वारा ओ वाई अक्ष पर लिया गया है। मूल बिंदु बीच में मैंने डाला है, उसका मुख्य कारण है कि मुझे ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता को भी दर्शाना है। इसे y के द्वारा और इसे y डैश के द्वारा मूल बिंदु के नीचे दर्शाया गया है। 6 इकाइयाँ मेरे द्वारा उपभोग की गई हैं, 6 ले लिया समान अंतराल लेते हुए, और यहाँ पर मैक्सिमम सीमांत उपयोगिता 10 और मिनिमम -2 है। मैंने 2 का अंतराल लेते हुए ऊपर 12 तक नंबर डाले हैं और नीचे -2 और -4 करके डाले हैं। पहली इकाई का उपभोग करने पर 10, दूसरी इकाई का उपभोग करने पर 6, तीसरी इकाई का उपभोग करने पर 4, चौथी इकाई का 2 और पांचवी इकाई पर 0 हो गई सीमांत उपयोगिता का बिंदु, और छठी इकाई का भी यदि उपभोग किया जाए तो -2 में चली जाती है। यहाँ पर इन सारे बिंदुओं को मिलाकर जो वक्र खींचा गया है ये सीमांत उपयोगिता वक्र कहलाता है। इसमें किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। अब हमारे द्वारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के कारणों का अध्ययन किया जाएगा। बोल्डिंग के अनुसार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के 2 कारण बताए गए हैं। पहला कारण तो ये बताया गया है कि वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं। आपको ये नहीं पता होगा स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं और अपूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं सब्स्टिट्यूशन जिनका होता है, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चाय के स्थान पर कॉफ़ी, माउंट ड्यू के स्थान पर 7 अप स्थानापन्न वस्तुओं के उदाहरण हैं। अपूर्ण स्थानापन्न, अब कोई चाय का शौकीन है, उसे कहे कॉफ़ी पी लो तो वो एक बार इग्नोर करेगा। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि बोल्डिंग के अनुसार एक आ गया है कि वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, इसलिए लगातार इकाइयों का प्रयोग करने से इससे प्राप्त उपयोगिता में गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर बोल्डिंग के अनुसार जो कारण दिया गया इस नियम के लागू होने का, वो कहा गया है विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति की जा सकती है। एक सीमा के बाद उपभोग को बढ़ाया नहीं जा सकता है। जैसे नमक, क्या नमक एक्सेस में खाया जा सकता है? ये 2 कारण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण बोल्डिंग के द्वारा बताए गए हैं। अब हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का यदि महत्व देखते हैं तो ये हमारा बेसिक नियम है। इस नियम के बाद ही हमारे उपभोग की क्रिया के अन्य नियम, चाहे वो सम सीमांत उपयोगिता नियम हो, चाहे वो मांग का नियम हो, चाहे कोई भी नियम हम उठाकर देख लें, वो इसी पर आधारित है। सरकार, दूसरा इसका महत्व यदि हम देखें तो सरकार के द्वारा जो कर नीति बनाई जाती है उसमें हम देखते हैं कि अमीरों की तुलना में गरीबों की स्थिति खराब होती है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि अमीरों के ऊपर उचित दर से कर को लगाया जाए और गरीबों पर उस धन का वितरण कर दिया जाए तो समाज की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। या सरकार को कर बनाने में भी ये नियम बहुत अधिक महत्वपूर्ण या सहायक होता है। एक हमारे कंट्रोवर्सी आती है, विरोधाभास जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं प्रयास करूँगी